नेपाल में जिसने तख्ता पलट कराया अब उसी का तख्ता पलट हो गया है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं नेपाल में तख्ता पलट के पोस्टर बॉय और हामी नेपाल संगठन के प्रमुख सुदन गुरुङ की। जिस जेनजी नेता ने नेपाल की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया, जिस जेनजी नेता के नेतृत्व में नेपाल में नई सरकार बनी, जिस जेनजी नेता ने सोशल मीडिया के जरिए नए प्रधानमंत्री का नाम आगे बढ़ाया, आज उसी सुदन गुरुङ को साइडलाइन कर दिया गया। इसी वजह से कहा जा रहा है सुदन गुरुङ का तख्ता पलट कर दिया गया। सुदन गुरुङ की ताकत थी जेनजी का समर्थन। सुदन गुरुङ ने अपने एनजीओ हामी नेपाल के जरिए देश के लाखों युवाओं को एकजुट करके आंदोलन खड़ा किया। लेकिन आज जब सुदन गुरुङ ने नेपाल के युवाओं को हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मार्च निकालने के लिए बुलाया तो 4 लोग भी इकट्ठा नहीं हुए। सुदन गुरुङ वो शख्स थे जिन्होंने नेपाल में नई सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन आज ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया जिनका विरोध गुरुङ कर रहे थे। सुदन गुरुङ ही वो शख्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पोल के जरिए सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, लेकिन अब सुशीला कार्की ही सुदन गुरुङ को मिलने का वक्त नहीं दे रही है। जिस सुदन गुरुङ को नेपाल की मीडिया ने हीरो बनाया था, आज वही मीडिया सुदन गुरुङ पर हमलावर। जो सुदन गुरुङ आज से कुछ दिन पहले तक अंतरिम सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति से लेकर आर्मी जनरल के साथ ऑनलाइन बैठकें कर रहे थे, आज उनकी हालत ये हो गई है कि वो बीती रात अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के घर के बाहर इंतजार करते रह गए, लेकिन पीएम ने मिलने का मौका नहीं दिया। गुरुङ हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। 48 घंटे के अंदर नेपाल के सबसे चर्चित चेहरे से लेके सबसे नजरअंदाज किए जाने वाले शख्स बनने के बाद गुरुङ ने सुशीला कार्की को सीधे तख्ता पलट की धमकी दे दी। सडकमा आयो भने हामी सबैले हामीले रोक्न सक्दैनौँ। जुन ठाउँमा आएर हामी राख्छौँ नि त्यही ठाउँमा त्यसरी म छुटेर निकाल्न सक्छु। गुरुङ भले ही सरकार को गिराने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन नेपाल में जो नए समीकरण बन गए हैं उसमें सुदन गुरुङ की ताकत काफी कम हो गई। यहाँ आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर बीते 24 से 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया, तो आपको इसके पीछे के एक किरदार से मिलवाते हैं जिसने सुदन गुरुङ के साथ जयचंद वाला व्यवहार किया है। आज नेपाल के राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में कार्की सरकार के 3 मंत्रियों ने शपथ ली। रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ और ओम प्रकाश आर्यल ने मंत्री पद की शपथ ली। कुलमान घिसाङ नेपाल के नए ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री होंगे। रामेश्वर खनल वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। वहीं ओम प्रकाश आर्यल को नया कानून और गृह मंत्री बनाया गया। बताया जा रहा है कि सुदन गुरुङ के तख्ता पलट में कार्की के गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल का बहुत बड़ा हाथ है और यही है सुदन गुरुङ के जयचंद। बताया जा रहा है कि जेनजी समूह ने आर्यल को ही सरकार बनाने के लिए वार्ता करने के लिए अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा था। आर्यल ने जेनजी की पसंद सुशीला कार्की को तो प्रधानमंत्री बनवा दिया, लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए खुद गृह मंत्री बन गए। बताया जा रहा है कि जुडिशरी से जुड़े आर्यल ने सुशीला कार्की से अपने पुराने संबंधों की वजह से गृह मंत्री का पद हासिल कर लिया। आज नेपाल में मौजूद जी न्यूज संवाददाता ने नेपाल के नए गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल से बात की, लेकिन गुरुङ की मांग और नेपाल के भविष्य पर किए गए सवाल पर वो कैसे भागते दिखे, आपको वो देखना चाहिए। सर, बड़े चैलेंजेस हैं, बड़े चैलेंजेस सरकार के पास, उससे कैसे निकलेंगे? बड़े सारे चैलेंजेस हैं। नहीं अभी एक छोटा सा सर, वो जो आंदोलनकारी थे सर, वो कह रहे हैं कि 10 लाख नहीं अब 50 लाख का मुआवजा होना चाहिए, क्या कहेंगे सर? आर्यल के गृह मंत्री बनने के बाद यह कहा जा सकता है कि उन्होंने काफी सावधानी से इस आंदोलन के पोस्टर बॉय को साइडलाइन कर दिया। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि जिस शख्स ने नेपाल में तख्ता पलट करवा दिया, क्या वो अचानक ही इतना कमजोर हो गया या फिर इस नए समीकरण से नए आंदोलन की नींव पड़ गई? यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि आंदोलन की अगली जो चिंगारी को भड़काने के लिए इस वक्त सुदन गुरुङ के पास कौन कौन से हथियार हैं। पहला, मुआवजा। सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए वो मुआवजे को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। सुदन गुरुङ ने सरकार से मृतकों के परिजनों के लिए 50 लाख के मुआवजे की मांग की, लेकिन सरकार 10 लाख रुपए के मुआवजे पर अड़ी हुई है। क्या इस मुद्दे को भुनाकर गुरुङ नया आंदोलन खड़ा कर सकते हैं? दूसरा, गुरुङ जनता में ये नैरेटिव सेट कर सकते हैं कि अगर ओम प्रकाश आर्यल गृह मंत्री के लिए उन्हें धोखा दे सकते हैं तो वो निजी हितों के लिए देश से भी धोखेबाजी कर सकते हैं। तीसरा, गुरुङ सुशीला कार्की को लेकर भी ये माहौल बना सकते हैं। जिन्हें गुरुङ ने प्रधानमंत्री बनाया वो पीएम बनते ही उन्हें नजरअंदाज कर रही है। सुदन गुरुङ ने अपने इन हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कल यानी रविवार को इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का ही इस्तीफा मांग लिया। इस मांग पर वहीं मौजूद लोग भड़क गए।
नौबत यहां तक आ गई कि अगर गुरुंग को वहां से सुरक्षित बाहर नहीं निकाला गया होता तो उनके साथ हादसा भी हो सकता था। वो आज अस्पताल के बेड पर पड़े हो सकते थे। सुदान गुरुंग ने केपी शर्मा ओली का तख्ता पलट करने के बाद देश में ऐसी सरकार की मांग की थी जिसमें जेनजी की भी हिस्सेदारी हो, लेकिन नेपाल में जो कुछ चल रहा है वो इसके विपरीत चलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में नेपाल में क्या फिर से कोई बड़ा आंदोलन होगा? क्या सुदान गुरुंग एक बार फिर कोई आंदोलन करने वाले हैं? ये देखने वाली बात है। लेकिन इस बीच नेपाल में मौजूद हमारे रिपोर्टर ने आज एक शख्स का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया जो आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू भी इस ओर इशारा कर रहा है कि जिस जेनजी ने नेपाल में सरकार को उखाड़ फेंका उसमें फूट पड़ गई है। आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर जिस शख्स का वीडियो देख रहे हैं ये भी आंदोलन का पोस्टर बॉय था। नेपाल के सिंह दरबार पर चढ़कर इसने कलश तोड़ा था। इस शख्स का वीडियो खूब वायरल हुआ था, लेकिन अब इस शख्स के भतीजे ने जी न्यूज के कैमरे पर आकर जेनजी गुट में फूट की नई कहानी बताई। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं ही लीडर हूँ जेनजी का। अब वो बोलेंगे वही है लीडर, इसीलिए वही दिक्कत है। हमारे जो सुजन गुरुंग है ना, अब एक हिसाब से हमने उनको अब लीडरशिप के लिए चुना है। अब जैसे आपने कल देख चुका होगा, वो अंकल आए थे। हाँ। उनको भी अब एक हिसाब से हमारे पुलिस ने उनके लिए और उनको पकड़ाने के लिए लेटर दे चुके हैं। हाँ, वारंट इश्यू कर चुके हैं। उनके जैसे बहुत लोग हैं, इसलिए अब उनके लिए तो कुछ ना कुछ तो इस सरकार ने करना ही पड़ेगा, यही हमारा मांग है। नेपाल में जिस वक्त हिंसा हो रही थी उसी वक्त भीड़ उग्र हो गई थी और उसी दौरान भीड़ ने पशुपतिनाथ मंदिर पर भी हमला कर दिया। लेकिन नेपाल में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और आज पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की शुरुआत की गई। मैं इस वक्त पशुपतिनाथ मंदिर में हूँ, देख सकते हैं श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। हालांकि कल दोपहर बाद से ही श्रद्धालुओं के लिए पूजा पाठ करने के लिए खोला गया है, तो श्रद्धालुओं की संख्या जो है उतनी ज़्यादा नहीं है। जरा पूछते हैं, पूजा करने आई हैं? जी हाँ। अब मंदिर खुल गया है तो अब सब कुछ ठीक है? ये सब कुछ अहिले नॉर्मल, सब कुछ अब नॉर्मल लग रहा है सब। हाँ, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। नॉर्मल हो रहा है। हाँ। पहले से नॉर्मल हो रहा है। अब कुछ दिन के बाद तो पूरा खुलेगा होगा।